वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि साइड से अगर आपको ऑडियो की क्वालिटी ख़राब लगे तो वीडियो को स्किप ना करें, बिकॉज ऑफ कि दिन का समय है और जैसे कि जनरली मैं 4 से 5 बजे सुबह उठकर आपके लिए वीडियो बनाता हूं तो वहां साइलेंट रहता है, लेकिन यहां पर आपको वॉइस आ सकता है। फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग मैस्ट्रो इन्वेस्टर एंड आई एम प्रदीप, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, और आपको आज बताने जा रहा हूँ 2023 में आप कैसे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे। फ्रेंड्स, टोटली बेस्ड होगा 4 थीम पर कि हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें, और ये 4 थीम को अगर आप अच्छे से समझ गए तो डेफिनेटली 2023 आपके लिए अच्छा होगा और 2022 और 2021 में जो गलती आपने किया है वो नहीं करेंगे, यानी कि जैसे आपने पैनिक होकर रिडीम किया वो नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं तो 2022 में जो मार्केट गिरना चाहिए था 10 से 15% डाउनफॉल होना चाहिए था वो नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ एक हीरो जो हमारे पूरे मार्केट को बचाया, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे उसने मार्केट को प्रोटेक्ट किया और गिरने से बचाया। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर वीडियो को स्किप किए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो होगा वो आप छूट जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं और जानते हैं 4 ऐसे थीम जो आपको एक बहुत अच्छा लेसन देंगे यहाँ पर इस वीडियो में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चलिए चलते हैं और 4 ऐसे थीम को जानते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर 2022 की बात करें तो ये मार्केट के लिए उथल पुथल वर्ष रहा। अप एंड डाउन आपको देखने को मिला, फ्लक्चुएशन देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक आपको दिखा, ग्लोबल पॉलिटिकल इश्यूज भी देखने को मिले, लाइक कोविड आया, फिर ताइवान का टेंशन, इस तरह के टेंशन भी आपको देखने को मिला। और आपको पता है कि मार्केट जो है बहुत ही सेंसिबल एक जगह है जहां पर कि आप एक ट्वीट से, अगर इलोन मस्क एक ट्वीट कर देता है तो बिटकॉइन 50% तक गिर सकता है। तो आपको पता होगा स्टॉक मार्केट हो गया, ये भी इसी तरह से रिएक्ट करता है। एक कंपनी का अगर कोई ट्वीट भी हो जाए तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा बहुत बड़ा डाउनफॉल। लेकिन मार्केट में इतने बड़े उथल फुथल के बाद भी इंडियन मार्केट ने कैसे सरवाइव किया ये भी जानेंगे। फ्रेंड्स, ये सिमिलरली वही कहानी है जैसे कि आप बॉलीवुड के फिल्म में देखते हैं कि हीरो जो है बिल्कुल प्रोटेक्ट कर लेता है, सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लेता है, सब अच्छा हो जाता है, उसके बाद पुलिस का आना होता है। सिमिलरली यहाँ पर क्या हुआ कि आप अगर देखेंगे नवंबर 2022 का डेटा, तो वहाँ पर जो पिछले साल अगर देखेंगे कुछ महीने पहले तो 8,000 करोड़ रुपए का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे, लेकिन वो बढ़ के हो गया है 13,300 करोड़ रुपए। यानी कि इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटेल इन्वेस्टर पर मंथ 13,300 एसआईपी के जरिए कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं वो कितना जागरूक हो गए हैं। और एफआईज जो इस साल सेल किए हैं, ह्यूज अमाउंट सेल किए हैं, आप डेटा जाके चेक कर सकते हैं। वहां पर एफआईज के सेल करने के बावजूद भी यहां पर इंडिया का जो मार्केट है वो बचा रहा बिकॉज ऑफ रिटेल इन्वेस्टर। तो अंडर कंट्रोल जो सिचुएशन किया वो था हमारा रिटेल इन्वेस्टर्स, जो यहां पर हीरो की तरह साबित हुए। तो चलते हैं और जानते हैं एक एक थीम करके कि कैसे हम इस थीम के अकॉर्डिंग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो 2023 है उसमें अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई जरूर करते हैं। जैसे कि कुछ जो आपका इन्वेस्टमेंट है गोल्ड में करते हैं, इक्विटी में करते हैं, कुछ सिक्योर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिकॉज ऑफ कि मार्केट का सिचुएशन कैसा भी हो वो आपको रिटर्न दे और हेजिंग हो जाए। हेजिंग का मतलब होता है कि जब मार्केट गिरे तो आपको ज़्यादा लॉस ना हो, मार्केट से ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो ना गिरे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए निफ्टी अगर लास्ट मंथ 3% गिरा है और आपका पोर्टफोलियो 6% डाउन है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ आपको देखने की ज़रूरत है, एसेट एलोकेशन सही करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 5 सालों से कि आप कभी भी अपने पोर्टफोलियो को डेकोरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर गोल, अकॉर्डिंग टू योर प्लान, फ्यूचर के बारे में जो सोचते हैं उसे प्रोटेक्ट पहले करें। यानी कि ये टाइम जो है बेटर टाइम है, बेस्ट टाइम है कि आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करें। फ्रेंड्स, कोमोडिटीज और इक्विटी में आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन जो है वो एक, अगर आप देखें तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्फ्लेशन में सरवाइव करना सीख गए हैं, यानी कि मार्केट इन्फ्लेशन में कैसे सरवाइव करेगा ये सीख गया।
और ये बॉन्ड के लिए अच्छी बात है, बिकॉज ऑफ कि आपको पता होगा सेंट्रल बैंक जो है वो भी इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है। अगर यूएस फेड को देखें तो पिछले साल उसने 425 से 450 बीपीएस का पॉइंट इंटरेस्ट रेट हाइक किया। इंडिया ने भी ऑलरेडी हाइक किया, सेंट्रल बैंक ऑलरेडी हाइक करने के लिए बोल रहे हैं कि करो, मेरे तरफ से वो एक्टिवली बोल रहे हैं कि करो। इसका मतलब क्या है कि जब भी इन्फ्लेशन हाई होता है तो आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड के प्राइस क्या होते हैं, लो होते हैं, और उसका यील्ड जो है यानी रिटर्न वो बढ़ता है। तो फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग ये और 2023 के फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर तक ऐसा चलेगा। उसके बाद जब नॉर्मल हो जाएगा, जैसे कि आपने देखा पिछले क्वार्टर का देखेंगे तो इन्फ्लेशन जो है पिछले मंथ का वो 6% पे आ गया है, जो कि एक नॉर्मलाइज है। अभी बात डिटेल में मैं दूसरे वीडियो में कवर करूंगा कि इन्फ्लेशन को कैसे चेक करना है, WPI क्या होता है, IIP क्या होता है, इन CPI क्या होता है, इन सब को डिटेल करूंगा। सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो 6% से गवर्नमेंट का टारगेट जो है 4% होता है, 6 और 4 के बीच में रखें इन्फ्लेशन को, जिससे कि हमारा जो इन्फ्लेशन है कंट्रोल में रहे। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो मुझे नहीं लगता कि अभी गवर्नमेंट इन्फ्लेशन पे उतना ज़्यादा प्रेशर करेगी कि दूसरा जो डेवलपमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट है वो हैम्पर हो। तो फ्रेंड्स आप ये जान लीजिए कि अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड्स के लिए बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 3 से 5 साल के लिए हाई क्वालिटी के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना अभी अच्छा होगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप मेरे को अगर मेरे से ज़्यादा पर्सनली राय लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं दूसरे थीम पर। मैंने कुछ बातें इन्फ्लेशन के बारे में पहले थीम में भी बताया। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन अगर आप इंडिया के लिए देखेंगे तो उतना बड़ा सरदर्द नहीं है आपको। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि स्टॉक मार्केट में पॉलिटिकल जो इश्यूज होते हैं उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखता है। फ्रेंड्स जो ओपोनेंट पार्टी है उनका इन्फ्लेशन से मुद्दा हटता हुआ 2023 में आपको अनएम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट पर जाते हुए दिखेगा। आपने देखा होगा 2022 में रिसेशन के चलते जो यूके एंड यूरोप कंट्रीज़ है उनका क्या कंडीशन हो गया। इंडिया अब अपने फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने की कोशिश करेगी। महंगाई को समझने की ज़रूरत थी, जो कि गवर्नमेंट ने समझा। अब लेकिन जो ओपोनेंट पार्टी का मुद्दा होगा वो होगा अनएम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स इस सिनेरियो से हम देख सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक एंड ऐसे कंपनीज को शामिल कर सकते हैं जो जॉब क्रिएट करे और अच्छे से अच्छे डेवलपमेंट में दे, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्टॉक हैं वो आपको अच्छे रिटर्न देते हुए नजर आएंगे 2023 में। तो आपके पोर्टफोलियो में इस तरह के कंपनीज का स्टॉक होना या फिर इस तरह के म्यूचुअल फंड को होना जरूरी है। लेकिन अगर आप सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड लेते हैं, किसी सेक्टर बेस्ड में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके लिए आपको एक्टिवली उसे मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सेक्टर अगर डाउन होता है तो आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल गिर जाता है। उसे एक्टिवली मैनेज करना पड़ता है, यानी कि जब वो सेक्टर अच्छा रिटर्न दे तो आपको उसका रिटर्न में रिडीम करना भी आना चाहिए, उसे स्टॉप करना भी आना चाहिए। तो फ्रेंड्स सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फंड एडवाइजर से जरूर राय लें। चलिए चलते हैं तीसरे थीम पर। थीम है वो है लिक्विडिटी स्क्वीज इन प्राइवेट मार्केट। प्राइवेट मार्केट मतलब निजी जो बाजार है वो ये है कि मैंने एक कंपनी खोला और उसमें आपसे इन्वेस्टमेंट, शार्क टैंक आप लोग देख रहे होंगे। शार्क टैंक में अपने अपने आइडियाज़ को लेके आते हैं, कंपनीज आती है और वहाँ से वो फंड रेज करती है। तो वो निजी मार्केट में आपको कम देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ कोमोडिटीज़ जो है और जो मनी का इशू है, यानी इन्फ्लेशन के चलते जो लिक्विडिटी है वो कम हुई है। तो प्राइवेट मार्केट में आपको कम देखने को मिलेगा। एक हमारे जब हमने कोर्स किया, जब हमने स्टडी किया तो हमें एक बहुत अच्छी चीज़ बताई गई। अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो उसकी वॉलेटिलिटी जो होती है वो आपको इनकम देती है, आपको रिटर्न देती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई स्टॉक आज खरीदा, मुझे रिटर्न मिला, जब आपकी प्रॉफिट हुई तो हमारा लॉस और जब हमारा प्रॉफिट हुआ तो आपको लॉस। इस तरह से लिस्टेड कंपनीज का यानी वॉलेटिलिटी जो है वही इनकम का सोर्स है। लेकिन जो प्राइवेट मार्केट है, निजी बाजार है, उसमें लिक्विडिटी ही जरूरी है, यानी कि लिक्विडिटी जब तक नहीं आएगी तब तक वो निजी कंपनी जो है या प्राइवेट मार्केट है वो ग्रो करता हुआ नहीं दिखेगा।
ऑल डिपेंड ऑन लिक्विडिटी। आपको पता है किसी कंपनी को फंड रेज होता है तो दूसरा फंड भी रेज होगा, तीसरा भी होगा, लेकिन किसी कंपनी को नहीं मिल रहा है तो वहां पर आपको वो लॉस में जाते हुए दिखेगा और कुछ ही सालों में वो कंपनी खोखली हो जाएगी। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी निजी बाजार है, प्राइवेट मार्केट है, उसमें जो बिजनेस मॉडल है वो ओल्ड डेटेड हो गया है, आउटडेटेड हो गया है, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से बचे। प्राइवेट मार्केट में मैंने देखा म्यूचुअल फंड भी ऐसे चाह रहे हैं या बहुत सारी कंपनीज है जो आपको अप्रोच करती है न्यू इन्वेस्टर्स को कि आप में नाइका लिस्टेड होने के पहले अगर इन्वेस्टमेंट किए होते तो इतना रिटर्न मिलता। लेकिन नाइका, जोमेटो, इस तरह के प्राइवेट कंपनीज जो लिस्टेड होने के बाद हाई वैल्यूएशन पर अपने आप को लिस्टेड की, उसका रिजल्ट देख लीजिए। यहाँ पर गवर्नमेंट बीएसई और एनएसई को भी थोड़ा सा, सेबी को भी अपना सही संज्ञान लेना चाहिए कि वैल्यूएशन एक्चुअली लगाएं क्या, क्योंकि वैल्यूएशन हाई दिखाकर ये रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करते हैं कि हाई वैल्यूएशन पर अपने स्टॉक बेचते हैं और वहां से वो 70% तक गिर जाता है। पेटीएम का उदाहरण ले लीजिए। तो इस तरह के प्राइवेट कंपनीज अगर आपको लिस्टेड 2023 में दिखे तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने से जरूर बचे। गो मैकेनिक का आप देखेंगे तो उनके भी ऑडिट में करप्शन पकड़ा गया और उन्होंने सिर्फ कागज में अपने गैरेज को दिखाया था और वो गैरेज ग्राउंड पर कहीं नहीं था, जिससे कि वो कंपनी अभी जितने भी फंड रेज की थी वो भी अब वो कंपनी उनके पास पहुंच रही है, बैंक पहुंच रहे हैं कि ये जो फ्रॉड है वो क्यों हुआ और उस पर कार्रवाई चल रही है। तो इस तरह के प्राइवेट कंपनीज अगर लिस्टेड होती है तो इन्वेस्टमेंट से पहले, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट से पहले जरूर एक बार ध्यान दे कि वो कंपनी का क्या एक्चुअल ग्राउंड क्या है। और मेरे हिसाब से अगर आप ऐसे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट ना करें तो ही बेटर होगा, बिकॉज ऑफ कि रिटेल इन्वेस्टर्स अपने हार्ड जो सेविंग्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट करता है। तो अच्छे कंपनीज में आप प्रेफर करेंगे तो अच्छा होगा 2023 में। चलिए चलते हैं चौथे थीम। आज का हमारा जो लास्ट थीम है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझने की आवश्यकता है अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक पॉलिटिकल इशू भी है और एक आप देखेंगे कि किसी कंट्री को कैसे रन करना चाहिए, यहाँ पर बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो बताते हैं। तो इंडिया में अभी क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है। अगर हम बात करें तो मीना कंट्रीज है, वो क्या कर रहे हैं कि अभी कैपेक्स पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी जैसे कि कोई कंपनी अपने एसेट को बाय करती है या कोई नया लैंड परचेस करती है या अपने इक्विपमेंट को मॉडर्नाइजेशन करती है तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो कि परमानेंट एसेट होता है कंपनी का। तो कंट्रीज भी ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करती है। फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे सऊदी का तो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कैपेक्स बिलियन ऑफ स्पेंडिंग आपको दिखेगा। वहाँ पर जो मेट्रो स्टेशंस हैं उनको स्मार्ट सिटी में बदला जा रहा है, साथ ही साथ ऐसे मॉडर्न सिटी बनाए जा रहे हैं जो कि कार लेस होंगी, यानी कि वहाँ आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट में भी मिलेगा। और सऊदी का ये टारगेट है कि अगले 2 साल में पर ईयर 6% से कैपेक्स ग्रो करेंगे, जो कि बहुत ही रिमार्केबल वैल्यू है। लेकिन आपने ये ध्यान दिया होगा कि अमेरिका कैपेक्स पे ज़्यादा खर्च नहीं कर रहा है, इंडिया कैपेक्स पे ज़्यादा खर्च नहीं कर रहा है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कैपेक्स पे यानी कि अपने एसेट पे, अपने मॉडर्नाइजेशन पे ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, उनका खर्च कहाँ होगा? डिफेंस में हो रहा है। उनका खर्च कहाँ होगा? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसमिशन में हो रहा है। उनका खर्च कहाँ होगा? उनका खर्च होगा इसेंशियल सप्लाई में, लाइक फार्मा, फूड, एफएमसीजी, इस तरह के आपको सेक्टर में उछाल देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। साथ ही अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखेंगे सोने पे सुहागा ये हुआ कि नई कंपनी, नई फैक्ट्रीज को इंडिया में लॉन्च करने के लिए क्विक क्लियरेंस का गवर्नमेंट ने स्कीम लागू किया, जिससे कि फॉरेन जो कंपनीज है वो ज़्यादा जल्दी अपने कंपनीज को यहाँ स्थापित कर सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर पीएलआई स्कीम के तहत बहुत सारे माने बिलियन ऑफ अमाउंट्स यहाँ खर्च किए जा रहे हैं कि आप पीएलआई स्कीम के जरिए भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्रीज को खोलें। और इसके बाद यहाँ पर पब्लिक सेक्टर में भी देखे होंगे मेक इन इंडिया के तहत गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, जो कि आपको हर सेक्टर में दिखेगा। और यही रीज़न था कि जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड होने के बावजूद इतना ज़्यादा नहीं गिरा अदर्स कंट्री के कंपेयर में। मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 सालों में यहाँ पर बड़े कैपेक्स वाले कंपनीज में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जैसे कि आपको दिख सकता है कि यहाँ सेमीकंडक्टर का एक हब दिखे इंडिया में, बिकॉज ऑफ कि हम
दूसरे सबसे बड़े बाजार हैं स्मार्टफोन में। 5वें नंबर पे आते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी टॉप 5 कंट्रीज में आते हैं। लैपटॉप के अगर देखें सेल्स में तो हम चौथे नंबर पे आते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर इनोवेशन की क्षमता, प्रतिभा युवाओं में बहुत अच्छा है। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि ये अब्रॉड ना जाके इंडिया में कुछ करे, और उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं लेकर आती है। तो फ्रेंड्स, आपको हो सकता है कि इन सारे जो फ्यूचर के गोल हैं गवर्नमेंट के साथ साथ, तो इनके साथ अगर इन्वेस्टमेंट करें तो डेफिनेटली आपको अच्छा फायदा होगा। आपकी राय क्या है कमेंट जरूर कीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरा कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, मेरी जो थिंकिंग है और मेरी थीम जो है वो आपको कैसे लगी जरूर कमेंट्स कीजिएगा। और अगर दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो ये धन्यवाद आपके लिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे एक अनदर रिमार्केबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग।